कौन कौन सा तरीक़ाकार है कस्टम फॉर्मेट बनाने का। हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई फॉर्मेट है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं लिखूँ कुछ कोई भी डाटा या कोई नंबर लिखूँ तो मेरे पास लिखा आ जाए अली, और जो भी नंबर है फ़र्ज़ करें 1 2 3 है तो 1 2 3 लिखा आ जाए। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही डाटा लिख लिया। अगर मैं इसकी जगह कोई और डाटा लिखूँगा तो वो डाटा आ जाएगा। इसका मतलब है मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया। तो कस्टम नंबर फॉर्मेट में क्या होगा कि मैं जो डाटा लिख रहा हूँ, जो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहता हूँ उसी फॉर्मेट में वो लिखेगा। ठीक है, जैसे अली 1 2 लिखा है, अगर इसकी जगह मैं 78 भी लिखूँ तो वो अली 78 ही लिखे। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में नंबर है, जैसे +92-331-5317406 इस तरह है, तो उस तरह मैं कैसे लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर तो मैं लिख ही नहीं सकता विदाउट एनी फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट में -331-5317406 फ़र्ज़ करें ऐसे मैंने लिखा है, तो इसको मैं इस तरह तो नहीं लिख सकता। ये इसको जनरल फॉर्मेट में लेकर जाएगा तो कुछ इस तरह लिख देगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इसको टेक्स्ट में ऐसे लिख लूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं नंबर लिखूँ तो फॉर्मेट सेट हुआ हो ऑलरेडी। ठीक है, फॉर्मेटिंग की पहचान ये होती है कि जब आप वैल्यू को चेंज करें तो वो उसी फॉर्मेट में दूसरी वैल्यू को चेंज करके लिख दे। ठीक है, अगर तो वो फॉर्मेट को ही चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने वहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की हुई। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कोई और नंबर लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 03001234567, तो इट मीन मैंने कोई फॉर्मेट नहीं सेट किया है यहाँ पे। तो फॉर्मेट को सेट करते हैं, आपने नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाना है और इसके बाद कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद ये जो टाइप लिखी है यहाँ पर आपने वो फॉर्मेट बना देना है। हम बना लेते हैं, हम कहते हैं +92, क्योंकि 92 सबके साथ आएगा इसीलिए मैंने डायरेक्टली 92 लिख लिया है। अगर आपका कोई और फॉर्मेट है जैसे 68 है, 78 है, तो आप फिर वो फॉर्मेट ना लिखें, फिर आप ऐसा करें कि 2 दफ़ा हैशेस इस्तेमाल कर लें। ठीक है, फिर डैश, फिर हैश, 3 दफ़ा हैश आनी चाहिए, कोई 331 है या 330 है, फिर डैश, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने सिंपल ओके कर देना है। तो ये देखें उसने इस फॉर्मेट में, मैंने आपको फॉर्मेटिंग की पहचान बताई थी कि अगर मैं कोई और नंबर लिख लूँ, यहाँ पर मैं 03315317406, अगर ये मैं नंबर लिखता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मेट मैंने बनाया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये देखें मेरा उसी फॉर्मेट में। क्लियर, समझ आ गई। अली लिखा है जैसे, तो उसके लिए भी ऐसे ही, जैसे मैंने 1 2 लिख दिया है तो नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन पे गया, कस्टम पे गया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अली हैश। अगर आप ये चाहते हैं कि 2 डेसिमल पॉइंट तक आप आंसर लाना चाहते हैं तो 2 दफ़ा पॉइंट के बाद, पॉइंट लगाने के बाद 2 हैशेस इस्तेमाल कर लें। उससे ये होगा कि अगर आप पॉइंट में कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जो चाहे डेसिमल पॉइंट के बाद 10 करैक्टर भी आ रहे हैं, तो 2 में राउंड ऑफ करके लिख लेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 57.56987, तो यहाँ पर वो क्या करेगा 57.57 राउंड ऑफ कर देगा। ये देखो, ठीक हो गया, 57.57। क्लियर, एनी क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? आप अपनी ज़ुबान में कहें या अपने हिसाब में या अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से कहें तो फॉर्मूला किस चीज़ को बोलते हैं? किस चीज़ को बोलते हैं बेटा? फॉर्मूला। खैर, हम फार्मूला जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा कि हम साइन इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू का। ठीक है, विदाउट इक्वल टू हमारे पास कोई भी फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होता। हम अगर कह देते हैं A2 + A5 तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं इससे पहले इक्वल टू का साइन इस्तेमाल कर दूंगा तो फिर ये मेरे पास एग्जीक्यूटेबल होगा। अब मुझे वैल्यू एरर दे रहा है। क्यों वैल्यू एरर दे रहा है? क्योंकि A2 और A5 फरवरी को मार्च में ऐड नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ पर B2 और B5 कह दूँ तो फिर ये मेरे पास
एग्जीक्यूटेबल है, मतलब हमारे पास B2 4 है और 10 4 और 10 14। अगर फॉर्मूला इंटर किया हुआ है तो बैकएंड पे आप इनपुट चेंज करते रहें, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं, तो देखें वैल्यूज़ मैं चेंज कर रहा हूँ, तो वैल्यू चेंज करने से कोई फ़र्क, ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया। अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो फ़र्क पड़ रहा है ना, इट मीन कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। क्लियर हो गया। अच्छा, ऑपरेशन एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल की बात कर रहा है, जो हमने बेसिक कैलकुलेटर बनाया था वहाँ पर भी यही था, कह रहा था जो पावर है वो एक्सपोनेंशियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं दोबारा परफॉर्म करके चेक करवा लेता हूँ। ये मेरे पास पावर का सिंबल है, ये मेरे पास मल्टीप्लाई का सिंबल है, देन डिवाइड, ठीक है, डिवीजन का सिंबल आ गया, फिर प्लस का सिंबल आ गया और माइनस का फंक्शन। तो ये आपके पास सिंबल्स हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब जैसा सिंबल है वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हम कहते हैं इक्वल टू, फ़र्ज़ करें 2 की पावर लेना चाह रहे हैं 5, तो मेरे पास 32 आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास 10 आ गया। इसी तरह 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास 0.4 आ गया। इसी तरह इक्वल टू 2 प्लस 5 7 आ गया, और इक्वल टू 2 माइनस 5, तो -3 आ गया। सब पर मैंने एक ही जैसे इनपुट अप्लाई किया, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है आपके पास पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स क्या होती हैं। जब भी आप कोई फंक्शन या फार्मूला एंटर करते हैं, जैसे मैंने सम का ही इस्तेमाल किया, तो इसके लिए आपका ब्रैकेट का स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ से अगर मैं सम के बाद कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास नैम एरर दे देगा। तो मुझे ज़रूरी है सम, और उसके बाद जब भी मैंने इनपुट एंटर करनी है या कोई रेफरेंस एंटर करना है तो पहले मैं ब्रैकेट स्टार्ट इस्तेमाल करूँगा, फिर उसके अंदर मैं इनपुट एंटर करूँगा, ठीक हो गया। जैसे मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, ड्रैग करके एंटर किया तो मेरे पास सम आ गया 46.4। तो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। आप ब्रैकेट स्टार्ट लाजमी कर लें, एंड वाली बेशक ना करें, ठीक है, वो उसको अवॉइड कर देता है, इस एरर को अवॉइड कर देता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट वाली जो है उसको लाजमी इंसर्ट करें, ठीक है। इसके बाद सिंपल फार्मूला वगैरह उसने यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि इनकी ज़रूरत है सिंपल फार्मूला, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही आपको एक कैलकुलेटर बनाकर दिखा चुका हूँ। उसके बाद है सम एंड एवरेज फंक्शन। सम एंड एवरेज फंक्शंस के लिए हम यहाँ पे कोई फॉर्मेट बना लेते हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट। हम कहते हैं डे, और यहाँ पर हमारे पास आगे सेल्स, यहाँ पर डे लिख लेते हैं हम मंडे, और इसी को ड्रैग करवा लेता हूँ। अभी तक तो आपको बेहतर पता चल गया होगा, ठीक है। सेल्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 200, 500, 600, 300 और 100, ये लिख लिया। यहाँ पर मैं टोटल करवा देता हूँ इसका। अच्छा, सम के 3 तरीक़ेकार होते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। टोटल भी कह सकते हैं, ग्रैंड टोटल भी कह सकते हैं, और यहाँ पर एवरेज फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो इसको अलाइन कर सकते हैं, अलाइनमेंट दे दी कुछ इस तरह, ठीक है। और मेरे पास इसको मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ये शेडिंग अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ, बॉटम बॉर्डर, और यहाँ पर भी बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर दिया, और चूँकि वो टोटल और एवरेज है इसको बोल्ड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर टोटल कैसे लेंगे। एक तो तरीकाकार था इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, लेकिन ये एक लेंथी मेथड है, ठीक है। एंटर किया तो 1700 आ गया। दूसरा तरीकाकार जो था वो ये था इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज बता दें, ये रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, रेंज में दरमियान में कॉलन इस्तेमाल होता है,
ठीक हो गया, एंटर करेंगे तो तब भी आ जाएगा। थर्ड जो तरीकाकार है जिसको नहायत आसान समझा जाता है वो है हमारे पास ऑटो सम। ऑटो सम लेंगे तो 17 हो जाएगा। लेकिन ऑटो सम और सम का जो फंक्शन है वो आपके पास किसी रेंज में आता है। सम का फंक्शन फिर भी आप मल्टीपल डिज़ायर्ड लोकेशन से ले सकते हैं। सम इस्तेमाल किया B20 कोमा B25 कोमा B22, मतलब आप इस तरह ले सकते हैं सम का फंक्शन। लेकिन जो आपके पास ऑटो सम है, ऑटो सम में क्या होता है कि आपके पास टोटल जो आपके पास रेंज होती है वही सिलेक्ट होती है। अगर फ़र्ज़ करें आपने डायगनल डायगनल कैलकुलेशन करनी है, एक ये है, ये है, ये है, ये सेल है, ये सेल है, फिर ये है, तो फिर वहाँ पर नहीं ले सकते आप। ज़ाहिर है ऐसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ आ गई? क्योंकि आपके पास ऑटो सम में तो रो और कॉलम दोनों के कम्बिनेशन से वो आपके पास सम लेगा। तो यहाँ पर आपके पास या तो रो, ठीक है, या तो कॉलम, इन दोनों को वो सिलेक्ट, या अगर बीच में से मल्टीपल सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ऑटो सम नहीं ले सकते। क्लियर? उसके बाद है एवरेज। एवरेज क्या होता है? द इक्वल डिवीजन ऑफ ऑल एलिमेंट इज कॉल्ड एवरेज। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो इक्वल डिवीजन होती है वैल्यू की, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एवरेज है। इक्वल टू AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर हमारे पास ये हैं। हमने ये भी पढ़ा समेशन ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन जो होती है वो भी आपके पास फार्मूला की फॉर्म में एवरेज होता है। एवरेज हमारे पास 340 आ गया, मतलब हर एक एलिमेंट पे 340 एवरेज आएगी। अब देखिए मैंने ये फॉर्मेट बनाए फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए और हमने रेफरेंस कैलकुलेशन की, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास आज डे 1 की सेल है या वीक 1 की है, तो वीक 2 की यहाँ पर मैंने इसको सिंपली कॉपी पेस्ट किया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V पेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ ये वीक 2 की सेल है। यहाँ पर मैं बेशक मेंशन करना चाहूँ तो मेंशन भी कर लेता हूँ। मेरे पास ये वीक 1, जबकि ये मेरे पास वीक 2 की सेल है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। इसको भी हाईलाइट कर लिया और इसको भी हाईलाइट कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास वीक 2 की सेल है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो मेरे पास सेल्स हैं इनको मैं डिलीट कर दूँगा। फॉर्मेट सारे के सारे बने हुए हैं, सिर्फ मैं वीक 2 की सेल नहीं लिख लेता हूँ। मैं 500, 600, 300, 200 और 100, तो मेरे पास नई सेल ये आ गई, ठीक है। आई थिंक करीब करीब ही है, इस वजह से हमारे पास दोनों का एवरेज सेम आया हुआ है। यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ 1500, 2000, 4500, 100 और 50। समझ आ गई? क्लियर? तो हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाए हुए थे, सिंपल क्या किया। अब नेक्स्ट वीक 3 आएगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, नेक्स्ट आगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह आप फार्मूला या जो आपके पास जो फंक्शन हैं उनको इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। खैर, एवरेज फंक्शन के बाद ऑटो सम फंक्शन हो गया, उसके बाद है राउंड फंक्शन। अब टोटली जो आपके पास राउंड फंक्शन आ चुके हैं। राउंड फंक्शन क्या करता है, आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है जो कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 15.68 समथिंग, कुछ इस तरह की वैल्यू है, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर फंक्शन अप्लाई कर लेता हूँ, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर कौन सा है, नंबर मैं कहता हूँ ये है, कोमा, कहता है कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करवाना चाहते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। आप 3 डिजिट तक करवाना चाहते हैं, 2 डिजिट तक करवाना, राउंड ऑफ करने का नहीं हैश नहीं लिखेंगे। अब हम सिंपल नंबर ऑफ डिजिट बताएंगे कि कितने हैं। ये एक्चुअली हम फॉर्मेटिंग नहीं बना रहे, हम फंक्शन अप्लाई कर। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 डिजिट तक वो राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा 2 तक, तो मेरे पास आ जाएगा 15.79, ठीक हो गया। तो ये आपके पास राउंड फंक्शन है।
आप 3 डिजिट तक कहेंगे तो 3 डिजिट तक वो राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। अब 9 क्योंकि ये 0 हो रहा था, इस वजह से उसने ऑलमोस्ट इसको 7 9 ही कर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 4 की तो ये 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देगा, 9 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 को 5 कह दूँ तो 9 8 एंड 9 8 ये 4। इसको अगर मैं 5 कह दूँ, एंटर करूँ तो मेरे पास 7 8 9 9 आ जाए, मतलब राउंड ऑफ कर रहा है ना। नेक्स्ट आपको ये पता है कि आपके पास इंक्रीमेंट तब होता है जब आपके पास 5 या 5 से अपर डिजिट हो, तब आपके पास जो राइट साइड पे अपर डिजिट हो तो तब जाके राउंड ऑफ होता है। उसके बाद है इफ फंक्शन। इफ को कंडीशन भी कहा जाता है, कंडीशनल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन भी होता है हमारे पास। इफ का मतलब होता है अगर, तो अगर जो है अगर मैंने कह दिया तो इट मीन कि मैंने कोई लॉजिक या कोई शर्त रख ली, ठीक है, कि अगर ऐसा हो जाए तो ये कर दो, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहता हूँ कि जी अगर इफ 10 बज जाए तो आप चले जाएं, ठीक है। तो कोई मैंने शर्त रख ली, जब तक 10 नहीं बजेंगे आप यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। कोई मैंने शर्त रख ली है तो यहाँ, और नहीं है तो तब भी। तो इफ फंक्शन जो है वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ट्रू या फॉल्स कंडीशन होती है। अगर हाँ है तो फिर क्या होगा, ना है तो फिर क्या होगा, ठीक होगा। यहां पर मैं इफ फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूं, मैं रिमार्क्स ही कह देता हूं, इक्वल टू इफ, अगर ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मैं कहता हूं कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो, किससे, मैं कहता हूं अगर ये 1000 से बड़ी हो, कोमा, सॉरी 1000, कोमा, डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम रिमार्क लिखेंगे या वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगी, ठीक है। शो हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर जो लिखेंगे वही होगा। अच्छा, हम कहते हैं कि जी अगर हमारे पास 1000 से बड़ी वैल्यू हो तो हम उसको हायर कह देते हैं, हम उसको पास भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हायर, ठीक है। अच्छा, और अगर हमारे पास छोटी वैल्यू हो तो फिर क्या होगा, लोअर, ठीक हो गया। एंटर करूंगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये 1500 डेफिनेटली 1000 से बड़ी है। इसको सिंपली मैं ड्रैग करवा दूंगा, बाकियों पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो देखें जो 1000 से कम वैल्यू है वो मेरे पास लोअर आ रही है और जो हायर वैल्यू है वो हायर आ रही है। दोबारा ये हमारे पास था फार्मूला फंक्शन, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये इस फार्मूले में अगर एक कोमा की भी गलती कर ली तो आपके पास ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, ठीक है, या एक स्पेस की भी। दूसरा है मेन्यू मेथड। बाय मेन्यू मेथड में फार्मूला पे जाएंगे, लॉजिकल फंक्शन और है एफ फंक्शन। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर लॉजिकल टेस्ट, क्या लॉजिकल टेस्ट है, मैं कहता हूँ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो, बड़ी हो, मैं इसको लेस देन भी कह सकता हूँ, लेकिन फिर फॉल्स कंडीशन एज अ ट्रू होगी और ट्रू वाली एज अ फॉल्स होगी, ठीक है। मतलब अगर कम हो वैल्यू किससे, 1000 से, तो फिर मेरे पास क्या करवा दे, नहीं फिर हायर नहीं होगी, फिर लोअर होगी। 1000 से कम होगी तो फिर लोअर होगी ना, लेकिन हम उसको क्या देते हैं, फर्ज करें जी फेल कह देते हैं, तो फेल है। और अगर हमारे पास डेफिनेटली बड़ी वैल्यू होगी तो हमारे पास पास कंसिडर की जाएगी, ओके कर दिया, तो हमारे पास ये क्या होगी, पास होगी, ठीक, क्योंकि 1000 से बड़ी वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे 900 करूँगा तो वहाँ पर हो जाना चाहिए ना चेंज, क्योंकि हमने फॉर्मेट या फंक्शन अप्लाई किया है। तो ये देखें नीचे भी रिजल्ट चेंज हो गए और यहाँ पर भी रिजल्ट चेंज हो गए, ठीक हो गया। इफ फंक्शन के बाद नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है, इफ फंक्शन के बाद है एरर इन फार्मूला, ठीक है। जब आपके पास फार्मूले के अंदर एरर आ जाए, फार्मूला ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, डिवाइडिंग बाय ज़ीरो एरर, ठीक है, ज़ीरो एरर फार्मूला है, ऑटो करेक्ट का फार्मूला है, वगैरह वगैरह। अच्छा, खैर हमारे पास कहता है कि फार्मूला ऑटो करेक्ट जो है वो कैसे होता है। अगर मिसाल के तौर पर आप, वही बात है कि पैरेंथेसिस नहीं इस्तेमाल करते तो वो उसको ऑटो करेक्ट कर लेता है खुद ब खुद। आपने यहाँ पर फार्मूला लगाया और एंड पे पैरेंथेसिस
या ब्रैकेट क्लोज नहीं इस्तेमाल की तो वो उसको ऑटो करेक्ट कर लेता है, खुद से सही कर लेता है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, तो ज़ीरो से कोई डिवाइड हो रहा हो तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो हमारे पास डिवीजन एरर आ जाएगा। तो वो कहता है कि इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको एरर को। ठीक है, या नेक्स्ट ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्यों ये एरर आ रहा है, कैलकुलेशन के स्टेप बता दें। ठीक है, फार्मूला बार के अंदर एडिट कर लें। ठीक है, वगैरह वगैरह। ये देखें फार्मूला बार के अंदर एडिट हो। अब क्या हुआ, मैंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई एरर आ जाए तो उसको आप चेक कैसे करेंगे। आपके पास एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई एरर आएगा तो वो हैश से स्टार्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जो एरर होगा वो सेंटर अलाइन होगा, आपके सेल में सेंटर पे सेट हुआ होगा। नंबर 3, अपर केस में लिखा होगा, जैसे डिवीजन लिखा है तो वो अपर केस में लिखा होगा। मैं कहता हूँ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0 है, तो ये देखें सेंटर अलाइन है, हैश के साथ इस्तेमाल किया और अपर केस में कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये एरर की पहचान होती है। आप फ़र्ज़ करें अली प्लस अहमद को ऐड करवाएं तो आपके पास ये ऐड नहीं होंगे, नेम एरर आ जाएगा आपके पास। ये भी देखिए सेंटर अलाइन, ठीक है, सेंटर अलाइन है, कैपिटल में है और उसके बाद हैश से स्टार्ट हुए, ये एरर की पहचान है। कहता है एरर को इग्नोर कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एरर को इग्नोर करेंगे, वो आपको दोबारा मार्क नहीं करेगा कि ये एरर है। या आप कैलकुलेशन के स्टेप देख लें कि आपने क्या किया, आपने अली और अहमद को प्लस किया। ठीक है, वैल्यूएट करेंगे तो आपके पास वो कहता है कि नेम एरर आ जाता है, आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिवीजन एरर है, तो वो क्यों आया है, वो कहता है कि शो कैलकुलेशन स्टेप, तो 5 डिवाइडेड बाय 0 किया है, इस वजह से आपके पास ये एरर आया है। ठीक है, इस एरर को कहता है कि हैश डिवीजन डिवाइडेड बाय 0 एरर जो होता है इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट सर्कुलर रेफरेंसेस।